नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। बेईमानी जब सीना तान कर चले, गर्व से सर उठा कर चले, तो आप समझ लीजिए कि समाज में भ्रष्टाचार समाज की जड़ों तक पहुंच गया है। और इसका इलाज जो है किसी दवा से, किसी झाड़ फूँक से, किसी जड़ी बूटी से नहीं होने वाला। इसका एकमात्र इलाज है सर्जरी। इसका इलाज एलोपैथी के तरीके से ही है कि शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी के बिना ये ठीक होने वाला नहीं है। और उसके बाद कीमो भी देना पड़ता है। तो इससे आप समझ लीजिए कि जो आजकल हो रहा है, जिस तरह का रिएक्शन भ्रष्टाचार पर आ रहा है, जिस तरह का व्यवहार जो भ्रष्टाचार के आरोपी हैं दिखा रहे हैं, वो चकित करने वाला है। वो इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करने वाला है कि ये बेईमानों के खिलाफ हो रहा है या ईमानदार ही गलत रास्ते पर चल रहे हैं। तो उससे पहले कि आज की खबर पर, आज के मुद्दे पर आऊँ, एक व्यंग रचना है हरिशंकर परसाई की। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने हो सकता है पढ़ा हो, सदाचार का तावीज़। उसकी कुछ बातें जो है आपको बताता हूँ, आपसे शेयर करता हूँ। एक दिन राजा ने कहा अपने दरबारियों से बुलाकर कि बड़ा हल्ला हो रहा है, प्रजा हल्ला मचा रही कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, तो ज़रा पता करो कहाँ है भ्रष्टाचार, लेकर आओ, ज़रा मुझे भी दिखाओ। तो दरबारियों ने कहा कि हुजूर हमको तो दिखेगा नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत बारीक होता है। तो उन्होंने कहा कैसी बात कर रहे हैं, क्यों नहीं दिखेगा तुम्हें? बोले हमें तो आपकी विराटता देखने की आदत हो गई है, तो हमारे नेतृत्व केवल विराट चीज़ें ही देख पाते हैं, भ्रष्टाचार जैसी बारीक चीज़ हम देख नहीं पाते। तो राजा ने कहा कि नहीं भाई, इसका तो पता लगाना चाहिए। तो दरबारियों ने कहा कि ये विशेषज्ञ नाम की एक प्रजाति होती है, जिसके पास इसका हल मिल सकता है, वो बता सकते हैं। तो विशेषज्ञों की एक टीम बनाई गई और उनसे कहा गया कि जांच कीजिए। तो उन्होंने जांच की। कुछ दिन बाद आए रिपोर्ट लेकर। राजा ने कहा कहाँ है, दिखाओ। उन्होंने कहा कि वो दिखाई नहीं देता, वो सूक्ष्म है, अगोचर है, लेकिन सब जगह विद्यमान है, हर जगह पाया जाता है। तो राजा ने कहा कि ये गुण तो ईश्वर के होते हैं, तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है? तो विशेषज्ञों ने कहा कि हाँ, भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया। अब राजा की चिंता बढ़ गई कि भाई भ्रष्टाचारियों को पकड़ा कैसे जाए, इस समस्या का निदान कैसे हो। तो एक साधु आया एक दिन, उसने कहा कि मैं बता सकता हूँ। साधु ने कहा कि ईश्वर जब मनुष्य को बनाते हैं तो उसी समय ईमानदारी और बेईमानी, ये दो मशीनें होती हैं, अलग अलग लोगों में फिट कर देते हैं। ये बाहर से कहीं से नहीं आती है। तो ये जो हम लोग सोचते हैं कि सत्ता में आ गए, अधिकार मिल गया इसलिए बेईमान होना, पहले से बेईमानी अंदर से थी, उनकी आत्मा में बेईमानी बसी हुई थी, इसलिए बेईमान हुए। तो सदाचार का जो तावीज़ था, अब उस कहानी को छोड़ देते हैं, वो सदाचार का तावीज़ मोदी सरकार के राज में जो जांच एजेंसियां, केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, उनके हाथ लग गया है। वो पहना कर देखते हैं, जिस पर शक होता है पहना कर देखते हैं, तो आवाज़ आने लगती है कि बेईमानी की, बेईमान है, बेईमान है। तो पता चल जाता है, फिर उसकी जांच आगे बढ़ने लगती है और आखिर में जेल में जाता है, उसके खिलाफ चार्जशीट होती है। अब आगे की कार्रवाई अदालत पर है। तो ये पूरी चर्चा मैं कर किस लिए रहा हूँ? आज एक दृश्य देखा मैंने, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। देखिए, भ्रष्टाचार सर्वव्यापी है, इसको तो हम आप भी मानते हैं। भ्रष्टाचार को ख़त्म करना बहुत ही कठिन काम है, ये भी हम आप मानते हैं। लेकिन पिछले 8 साल में ऊपर के भ्रष्टाचार पर ज़बरदस्त लगाम लगी है, ये भी शायद आप में से बहुत से लोग स्वीकार करेंगे। नीचे का भ्रष्टाचार खत्म हो गया ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन अब भ्रष्टाचारियों को देखने की नज़र बदल गई। पहले भ्रष्टाचार जो एक समय था, मैं अपने ही जीवन की बात कर रहा हूँ, अपने छात्र जीवन में, और उसके बाद कुछ समय बाद तक देखा है कि जो बेईमान होता था मोहल्ले में, वो छिप कर रहता था, वो अपना पैसा खर्च नहीं करता था, वो दिखाना नहीं चाहता था कि उसके पास पैसा है, तो उसका पैसा छिपा हुआ रहता था। क्योंकि जैसे ही खर्च करेगा दिखेगा, सबको मालूम है कि इनकी आमदनी क्या है और खर्चा क्या है। तो इसलिए बेईमान का पैसा इस तरह से छिपा रहता था, उसको शर्म आती थी। फिर एक दौर आया, भ्रष्टाचार में पकड़े गए, तो जो लोग पकड़े गए उनमें थोड़ी सी शर्म बची थी, तो वो अपना मुंह छुपाते थे कि कोई देख ना पाए, मोहल्ले वाले, रिश्तेदार, जानने वाले समझ ना पाएँ, नाम से कन्फ्यूजन हो जाए कि फलां थे कि दूसरा कोई था, तो इसलिए मुंह छिपाते थे। आज जो दृश्य देखा मैंने, हालांकि इससे पहले भी कुछ दिन पहले भी देखा है, लेकिन आज जो दृश्य देखा,
जिस तरह से दिल्ली सरकार के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पूरे जुलूस के साथ जिस तरह से सीबीआई के दफ्तर जा रहे थे, किस लिए? उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। अब आप समझिए कि वो किसी आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व करने वाले नेता नहीं हैं। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चलाने वाले अन्ना हज़ारे भी नहीं हैं जिनके नाम पर ये लोग सत्ता में आए। और इतने तक ही रहता तो शायद गनीमत होती। आम आदमी पार्टी के नेता और उनके मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज का भगत सिंह बता रहे हैं, आज का महात्मा गांधी बता रहे हैं। इससे पहले जब सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई थी, तब अरविंद केजरीवाल उनको कट्टर ईमानदार और कह रहे थे कि इसको तो भारत रत्न मिलना चाहिए। तो भ्रष्टाचार के आरोपियों को भारत रत्न मिलना चाहिए और बेईमानों को शायद इस देश से निकाला मिलना चाहिए, इस देश से बाहर भेज देना चाहिए। यही अरविंद केजरीवाल की रणनीति है। यही जो भ्रष्टाचार में पकड़े जा रहे हैं उनका तर्क है, उनका बचाव है सिर्फ एक कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत हो रहा है। नवाब मलिक को याद कीजिए, अनिल देशमुख को याद कीजिए, परमवीर सिंह जो मुंबई पुलिस के कमिश्नर थे उनको याद कीजिए, एक और कमिश्नर अभी पांडे जी जेल में हैं। उसके अलावा संजय राउत, सत्येंद्र जैन, ये सब लोग भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं और सबका बचाव में एक ही तर्क है, ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। तो सवाल ये है कि इस पॉलिटिकल वेंडेटा में तो पॉलिटिकल पार्टी ही या पॉलिटिकल जो लीडर हैं उन्हीं को शामिल होना चाहिए। तो क्या इसमें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और अदालत भी शामिल हो गई है? अभी आज ही खबर आई है कि लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के खिलाफ जो IRCTC घोटाले का मामला था, जिसको लेकर एक तकनीकी आधार पर 3 अफसर भी आरोपी हैं, वो हाई कोर्ट गए थे, दिल्ली हाई कोर्ट, कि उनके खिलाफ जांच से पहले जो है प्रोसिक्यूशन से पहले सैंक्शन नहीं ली गई, इस आधार पर केस रद्द कर दिया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने मना कर दिया। चार्जशीट की कॉग्निजेंस ले चुकी है कोर्ट, उसके बाद इस तरह की कोशिशें हो रही हैं। तो ये जो मनबढ़पन है ये भ्रष्टाचारियों का, ये चिंता की बात है। भ्रष्टाचार है ये हम आप सब लोग जानते हैं। भ्रष्टाचारी कौन है ये भी हम आप जानते हैं। जो आस पड़ोस रहते हैं, जिन्होंने देखा है अपने आस पड़ोस ऐसे नेताओं को जो कल मोटरसाइकिल या स्कूटर पे चलते थे, आज BMW पे चल रहे हैं, तो लोगों को मालूम है पैसा कहाँ से आ रहा है। उनका रहन सहन, जब उनका फार्म हाउस बन रहा है, जो 2 कमरे के मकान को भी नहीं अफोर्ड कर सकते थे, तो समझ में आता है पैसा कहाँ से आया। उसके लिए किसी जांच एजेंसी की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए किसी जो है न्यायिक जांच आयोग की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए किसी अदालत के फैसले की ज़रूरत नहीं होती। पब्लिक परसेप्शन, पब्लिक सब जानती है। ये जो पब्लिक है उसको पता होता है कि कौन सा नेता, कौन सा मंत्री, कौन सा विधायक, कौन सा सांसद, कौन सा कॉरपोरेटर, कौन सा ग्राम प्रधान बेईमान है और कौन ईमानदार है। ये किसी से छिपा नहीं है। ये केवल कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत वो जेल जाते हैं या नहीं जाते हैं। जेल जाना या न जाना इस बात पर निर्भर करता है कि जांच एजेंसी को उनके खिलाफ सबूत मिलते हैं कि नहीं। अब मनीष सिसोदिया को देखिए, शराब घोटाले के आरोपी हैं, सबसे बड़े आरोपी हैं। इस सिलसिले में 3 और लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उनमें से एक सरकारी वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार है, यानी अप्रूवर बनने के लिए तैयार है। तो अब मनीष सिसोदिया के खिलाफ CBI और ED दोनों का घेरा पूरी तरह से कस चुका है। तो अरविंद केजरीवाल आजकल जो है ज्योतिषी हो गए हैं। वो बताते हैं, तारीख बताते हैं, दिन बताते हैं, समय बताते हैं, शायद मुहूर्त भी बताते हों कि इस तारीख को, फला तारीख को फला नेता उनकी पार्टी का गिरफ्तार होगा। और अब एक कदम और आगे गए हैं और बताते हैं कि उनकी पार्टी का फला नेता कब रिहा होगा जेल से। तो अदालत और जांच एजेंसी का तो कोई मतलब ही नहीं है। जांच एजेंसी जाके अरविंद केजरीवाल से पूछ लें कि तारीख बता दीजिए गिरफ्तारी की, और अदालत में जज साहब आकर पूछ लें कि भाई कब इनको जेल से रिहा कर देना है। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कल ही कह दिया था कि आज गिरफ्तारी होगी, हालांकि कई बार कह चुके हैं कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने वाले हैं, गिरफ्तार करने वाले। जितनी बार जांच के लिए बुलाया जाता है कहते हैं गिरफ्तार करने वाले, और गिरफ्तार करने वाले हैं, ये तो बात सही है। गिरफ्तारी होने वाली है और इसी महीने होने वाली है। आज हो जाएगी, कल होगी, परसों होगी, नहीं मालूम, लेकिन गिरफ्तारी होनी है। तो केजरीवाल कह रहे हैं कि वो 8 दिसंबर को रिहा हो जाएंगे। कैसे भाई?
8 दिसंबर को गुजरात और हिमाचल विधानसभा के चुनाव का नतीजा आ रहा है। तो गलतफहमी का आलम देखिए, किस स्तर की गलतफहमी है, किस स्तर का जो है इनको मुगालता है कि इनको लगता है कि गुजरात और हिमाचल का चुनाव है, इसलिए आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ ये सब कार्रवाई हो रही है। और ये उस पार्टी का हाल है जो क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, दोनों राज्यों में ये पार्टी कहीं से कोई सीरियस कंटेंडर नहीं है, तब इस तरह का। लेकिन झूठ बोलना और झूठे दावे करना तो इस पार्टी की आदत में शुमार हो गया है। और जिस तरह से हर बुराई लेकर राजनीति में इस देश की कांग्रेस आई, ये बुराई भी कांग्रेस ही लेकर आई। जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में समन किया गया था, कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया था, तब कांग्रेस ही ऐसे ही जुलूस लेकर गए थे। फिर जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी ने समन किया, पूछताछ के लिए बुलाया, तब कांग्रेस इसी तरह से जुलूस निकाल कर गए। और अब वही काम जो है मनीष सिसोदिया के मामले में और दूसरे नेताओं के मामले में जो है आम आदमी पार्टी कर रही है। तो मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार के, शराब के, दारू कांड के आरोपी हैं। वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं हैं, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाने वाले कोई नेता नहीं हैं। तो ये कहना कि उनकी तुलना शहीद भगत सिंह से, महात्मा गांधी से करना, उन दोनों बड़े महापुरुषों का अपमान है, क्योंकि इन नेताओं का तो कोई मान अपमान है नहीं। तो महात्मा गांधी और शहीद भगत सिंह के जो भी मानने वाले, जानने वाले, जो उनके अनुयायी हैं, उनको इसका विरोध करना चाहिए कि एक भ्रष्टाचार का आरोपी, उसकी तुलना शहीद भगत सिंह से कैसे हो सकती है। ये कल्पना भी कोई कैसे कर सकता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल कुछ भी कर सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल के लिए इस तरह का कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। तो भेड़िया आया चिल्ला रहे हैं बहुत समय से, भेड़िया आ भी जाता है। अब मनीष सिसोदिया के मामले में आने वाला है। इसके बाद किसका नंबर लगेगा मैं बोलूँगा नहीं, आप समझ जाइए किसका नंबर लगने वाला है, क्योंकि इसके बाद जो है डिप्टी के बाद किसका नंबर लगता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए बेचैनी इसलिए है, परेशानी इसलिए है, वो चुनाव की परेशानी नहीं है। चुनाव में इतना पैसा खर्च करके जो हाइप क्रिएट की जा रही है, ये इसीलिए कि विक्टिम कार्ड खेल सके कि देखो हम चुनाव में कामयाब हो रहे थे, इसलिए हमारे खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। भाई, जब आपने अपनी एक्साइज पॉलिसी बनाई थी, शराब नीति बनाई थी, तब कोई चुनाव हो रहा था क्या गुजरात हिमाचल का, जिससे रोकने के लिए आपको ऐसा किया गया? इससे पहले भी जब सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई, तब भी यही किया गया। 5 राज्यों में चुनाव है, देखिए हम सब जगह जो है हम अच्छा करने वाले थे, हमारी सरकारें बनने वाली हैं, इसलिए जो है सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया गया। तो सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी से तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं, तो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से राजनीति पर क्यों फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा आम आदमी पार्टी की राजनीति पर, फ़र्क पड़ेगा। जो पार्टी आई थी सदाचार का तावीज़ बांटने, वो पार्टी भ्रष्टाचार का तावीज़ बांट रही है। जो पार्टी दावा करके आई थी भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का, वो भ्रष्टाचार की जड़ों को मजबूत करने का काम कर रही है। तो ऐसी पार्टी के खिलाफ अगर एक्शन हो रहा है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम का एक बड़ा पड़ाव है, बड़ा मोड़ है। जिस तरह से पिछले कुछ साल में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन हो रहा है, और याद रखिए हम लोगों की हमेशा शिकायत होती थी कि 500 रुपये, 1000 रुपये घूस लेने वाला कांस्टेबल, क्लर्क और ऐसे लोगों को पकड़ लिया जाता है। ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल को जो है 50 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया जाता है, लेकिन बड़े लोग नहीं पकड़े जाते। वो दौर बदल गया है। अब बड़ी मछलियाँ फंस रही हैं, बड़ी मछलियों पर जो है जाल डाला जा रहा है, और उनके खिलाफ केवल सबूत जुटाने भर का मामला है। ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई भी हो जो ईमानदार हो और उसके खिलाफ इस तरह की जांच हो रही हो। ये अदालतों की कार्रवाई बता रही है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर आप आरोप लगा सकते हैं कि सरकार के दबाव में काम किया, सरकार दबाव डाल रही है, लेकिन हर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी चाहे जितना सरकारी दबाव हो, एक सीमा के बाद आगे नहीं बढ़ सकती। उसका उदाहरण दे रहा हूँ आपको कि 1998 से 2004 तक आपको याद है अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए की सरकार थी। उस दौरान कारगिल युद्ध में ऑस्ट्रेलिया से कॉफिन खरीदने के मुद्दे पर जॉर्ज फर्नांडिस के खिलाफ
कांग्रेस ने आरोप लगाया था, सोनिया गांधी ने सदन में आरोप लगाया था, बाहर लगाया था, और नारा कॉफिन चोर का दिया गया था कि कॉफिन में भी जो है एनडीए की सरकार ने भ्रष्टाचार किया। कुछ समय के लिए जॉर्ज फर्नांडिस को रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। 2004 में जब मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी, यूपीए की सरकार बनी, तो सबसे पहले सीबीआई पर दबाव डाला गया था कि वो जांच करे। सीबीआई ने कहा कि एफआईआर लायक कुछ है नहीं, तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शुरू की गई, जो सीबीआई किसी भी भ्रष्टाचार के मामले में कर सकती है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शुरू की सीबीआई ने, साल 1.5 साल तक उसको इस रूप में रखा गया। आखिर में सीबीआई को बंद करना पड़ा क्योंकि उसमें कुछ था ही नहीं। तो अगर दबाव में आपके खिलाफ कोई जांच का आदेश हो जाए, जांच शुरू हो जाए, तो वो आगे बढ़ ही नहीं सकती अगर आपके खिलाफ प्रमाण न हो। इन लोगों के खिलाफ देखिए, अनिल देशमुख, परमबीर सिंह, संजय राउत, नवाब मलिक, सत्येंद्र जैन, ये सब कई महीने से जेल में हैं और निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं जमानत के लिए। कहीं से ज़मानत नहीं मिली, कहीं से केस खारिज करने का जो है वो आदेश नहीं पास हुआ। तो इससे आप समझ लीजिए कि अदालतों को भी समझ में आ रहा है कि ये प्राइमा फेसी से ज़्यादा आगे का मामला है। जहाँ चार्जशीट दाखिल हो गई है वहाँ तो प्राइमा फेसी की बात ही नहीं है। तो इसलिए चार्जशीट दाखिल, ज़्यादातर मामलों में जो तय समय सीमा है चार्जशीट दाखिल करने की 90 दिन की, 90 दिन में चार्जशीट फाइल हो रही है। क्योंकि अगर 90 दिन में चार्जशीट फाइल नहीं होती है तो जो भी अभियुक्त है, जो भी आरोपी है, उसको ज़मानत मिल जाती है। इन लोगों को ज़मानत इसीलिए नहीं मिली है। और चार्जशीट कैसे फाइल हो गई 90 दिन में? क्योंकि जांच एजेंसियों ने पहले जांच का काम किया, पहले सबूत जुटाए, फिर इनकी गिरफ्तारी की, फिर पूछताछ से उन सबूतों को पुख्ता करने का, उन सबूतों को जो है पक्का करने का काम किया। उसके बाद तलाश हुई कोई ऐसा सरकारी गवाह बनने को मिले। जो केजरीवाल सरकार का दारू कांड है उसमें एक गवाह मिल गया है, उनका खास आदमी, सबसे खास आदमी, जिसकी इस पॉलिसी को बनाने में और उसमें बदलाव करने में सबसे बड़ी भूमिका थी। और ये मामला बिल्कुल ये केवल यही नहीं, ये मामला है, शराब कांड का मामला है, आईआरसीटीसी के घोटाले का मामला है, ज़मीन के बदले नौकरी का मामला है, लालू परिवार के दोनों मामले। ये ओपन एंड शट केस हैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों के मुताबिक। इनमें देर अगर जेल जाने में या इनको सज़ा मिलने में हो रही है तो सिर्फ इसलिए कि हमारे यहाँ न्याय प्रणाली का काम बड़ा धीरे चलता है। इसलिए आप बिल्कुल निश्चित रहिए, इन सबको जेल जाना है, इन सबको सज़ा मिलने वाली है। तो ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि जो बेईमान है, बेईमानी का आरोपी है, वो गर्व से चल न सके, उसको शर्म आए, ऐसा माहौल बनना चाहिए, गौरव होना चाहिए ईमानदार का, ईमानदारी का। ईमानदारी को जब तक हम पुरस्कृत, जब तक सम्मानित करना नहीं शुरू करेंगे, तब तक बेईमान ऐसे ही सर उठाकर चलते रहेंगे। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।